हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपका पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है जब्त एंड जमींदार्स। कि जब्त क्या होता है, जमींदार्स क्या होते हैं। द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल रूलर्स। कि मुगल जो रूलर्स थे उनके लिए जो इनकम का मेन सोर्स था वो वो टैक्स था जो किसानों के उत्पाद पर लगाया जाता था। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural cities, that is the headman or the local chieftain। कि मोस्ट जो जगह होते थे, ज़्यादातर जगह पे किसान जो थे वो जो टैक्स पे करते थे वो रूरल सिटीज़, जो रूरल भी जो कि एलाइट्स होते थे, यानी कि गांव का मुखिया होता था या फिर कोई हेड होता था, तो लोकल कोई हेड होता था, तो उनको वो टैक्स उनके थ्रू पे करते थे। द टर्म जमींदार्स वॉज used by the Mughals to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains। कि ये जो जमींदार वर्ड था वो मुगल रूलर उन सभी लोगों को के लिए यूज़ करते थे कि जो टैक्स वो लेने का काम करते थे, चाहे वो कोई पावरफुल मुखिया हो या किसी गांव का मुखिया हो, है ना। कोई भी सरदार हो या ऐसा कुछ भी हो तो उसके लिए वो ये नाम डिस्क्राइब करते थे। वेदर टोडरमल, Akbar's revenue minister, carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580। कि टोडरमल अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर था, यानी कि जो टैक्स वाला जो मंत्री होता है वो था। उसने एक सर्वे किया था फसल जो हुई थी, फसल की जो इनकम होती है उसके प्राइसेस के ऊपर और कितने एरियाज पर खेती होती है, उसके लिए उसने 10 साल तक 1570 से 1580 के बीच में सर्वे किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो जब ये सर्वे हुआ तो इस सर्वे के जो डेटा था उस डेटा के अकॉर्डिंग टैक्स हर एक क्रॉप के लिए कैश में टैक्स फिक्स कर दिया गया। ईच प्रोविंस वॉज कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विथ इट्स ओन चार्ट ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और हर एक जो प्रांत था उसको कैटेगराइज कर दिया गया था रेवेन्यू सर्कल में, और जब उसका अपना रेवेन्यू का चार्ट होता था और वो उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रेट भी उसकी होती थी हर एक फसल के अकॉर्डिंग। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। और यही जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्त के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो सर्वे हुआ था, टोडरमल ने जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग फिर हर प्रांत के लिए अलग अलग उन्होंने टैक्स रेट फिक्स कर दी थी कि इस फसल में इतनी टैक्स रेट लगेगी, इस फसल में इतनी टैक्स रेट लगेगी, और उनका अपना ओन चार्ट ऑफ रेवेन्यू रेट्स था। तो उस ये जो सिस्टम बनाया गया था उसको क्या कहा गया, जब्त। It was practiced in those areas where Mughal administrators surveyed the land and careful record were kept। अच्छा, ये जो था जब्त, ये उन एरियो में लागू किया गया, उन एरियो में इसको अपनाया गया कि जहाँ पर जो मुगल जो प्रशासक थे, मुगल के जो प्रशासक थे, उन्होंने ज़मीन का सर्वे किया और उनके पास में उस ज़मीन के रिकॉर्ड थे। इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल दिस वॉज नॉट पॉसिबल। गुजरात और बंगाल के जो प्रांत थे उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। अ ग्रेट डील ऑफ पावर वॉज एक्सरसाइज बाय द जमींदार इन सम एरियाज। कुछ एरियाज में पावर जो था वो जमींदार लोगों के हाथ में था। द एक्सप्लोइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर वर मेड देम रिबेलियन। और फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो उनका शोषण, एक्सप्लोइटेशन यानी कि जो शोषण करते थे उसकी वजह से विद्रोह हुआ। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट रिबेल्ड टुगेदर अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। और कभी कभी जमींदार और जो किसान होते थे, अगर वो दोनों सेम कास्ट के होते तो दोनों एक साथ मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह कर देते थे। From the end of 17th century, these peasants revolts challenged the stability of Mughal empire। और जब 17th century का एंड होने आया तब ये जो किसान आंदोलन था, इन्होंने मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी यानी जो कि उसकी स्थिरता थी उसको इन्होंने चैलेंज किया। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये क्या है देखो आप। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ऑर्डर्ड अबुल फजल, वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर्स, टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीन। कि उसने अपने एरिया की जो हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और उसका दरबारी था अबुल फजल, उसको बोला। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन। उसने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर की और उसको टाइटल किया अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने।
The first volume covered Akbar's ancestor and the second volume recorded the events of Akbar's reign. कि पहला जो वॉल्यूम था उसमें अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में बताया गया था, और सेकंड जो वॉल्यूम था उसमें अकबर के एरिया में जो जो इवेंट्स हुए थे यानी जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में बताया गया था. द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी. और थर्ड वॉल्यूम जो था वो क्या था? आईने अकबरी. इसमें क्या था? It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. कि इसमें अकबर के जो प्रशासन था उसका जो तरीका था कंट्रोल करने का, उसकी सेना के टैक्स वगैरह है, और उसका जो एम्पायर राज्य था उसकी ज्योग्राफी सारी उस किसमें थी? आईने अकबरी में. It also provides detailed information about the tradition and culture of the people living in India. ये इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में भी बताया गया था. The most interesting aspects about the Aine Akbari is its rich statistical detail about crops, yields, prices, wages and revenues collected. सबसे जो इंटरेस्टिंग इसका पहलू था, एस्पेक्ट यानी कि पहलू, वो आईने अकबरी के बारे में ये था कि इसमें जो बहुत सारी डिटेल्स थी फसलों के बारे में, इनकम के बारे में, प्राइसेस के बारे में, मजदूरी के बारे में, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके बारे में. अब हम अकबर की जो पॉलिसीज थी उसका एक क्लोजर लुक देखेंगे कि अकबर ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई थी. Akbar laid down the broad features of administration and these were elaborately discussed by Abul Fazl in his book. अकबर ने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया था और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से अबुल फजल ने उसकी बुक अकबरनामा में बताया है. पर्टिकुलरली उसका जो लास्ट वॉल्यूम था आईने अकबरी, उसमें it was explained by Abul Fazl that the empire was divided into provinces called Subas, governed by a Subedar who functioned both political and military duties. कि इसमें ये बताया गया है, अबुल फजल ने ये बताया कि राज्य जो था वो प्रांतों में डिवाइड था जिनको सूबास कहा जाता था, और ये जो सूबास जो होते थे इनको कौन गवर्न करता था? सूबेदार, जो कि सारे काम करता था, पॉलिटिकल भी करता और मिलिट्री ड्यूटीज भी निभाता. Each province was अपॉइंटेड फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. हर एक जो प्रांत, प्रोविंस का मतलब यहाँ पर प्रांत है, हर एक जो प्रांत था उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर या दीवान नियुक्त किया जाता था. द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर. सूबेदार को दूसरे ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते थे, लाइक द मिलिट्री पे मास्टर यानी कि बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रोटोनेज यानी कि धार्मिक वगैरह जो मामले होते थे उनके देखने के लिए सदर, मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार, मिलिट्री का जो कमांडर होता, बख्शी, सदर, फौजदार, मिलिट्री का कमांडर होता था, धार्मिक के लिए सदर होता था, ठीक है, और मिलिट्री पे मास्टर यानी उनको जो पे करता था उसके लिए बख्शी होता था. एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और टाउन का पुलिस कमांडर जिसको कोतवाल कहा जाता था, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस, के अपने प्रांत में ताकि शांति बनाए रखे इसके लिए. तो कौन कौन से होते थे? देखो, सूबेदार सबसे हेड होता था, उसको अदर ऑफिसर्स उसको सपोर्ट करने के लिए होते थे, मिलिट्री पे मास्टर यानी कि बख्शी होता था, फिर धार्मिक मामलों को देखने के लिए सदर होता था, मिलिट्री कमांडर होता था फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर होता था जिसको कि कोतवाल कहा जाता था. नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर स्पोर्ट, कि जहांगीर का जो दरबार था उसमें नूरजहां का प्रभाव देखने को मिलता था. मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां. मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से शादी की थी और उसको टाइटल मिला था नूरजहां का. शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क. वो अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार थी और सपोर्टिव थी. जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स bearing his own titles on one side and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan as a mark of honor to her. जहांगीर ने उसके सम्मान में सिक्के भी चलाए थे जिसमें एक तरफ तो वो खुद होता था, दूसरी तरफ क्या होता था? क्वीन का नाम, नूर जहां का, है ना. द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर. जो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट होता था वो नूर जहां का वो क्या था? फरमान कहा जाता था. द स्क्वायर सील डिक्लेयर्स, और उसके स्क्वायर की जो सील थी वो भी बताई थी. कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलिम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां बादशाह बेगम, और उसने नूर जहां बादशाह बेगम की मेजेस्टी
जो थी उसमें उसने सील भी लगाई थी। द राउंड सील डिक्लेयर्स, राउंड सील जो थी वो क्या डिक्लेयर करती थी, बाय द सन ऑफ शाह, जो शाह का जो सन होता था, बेटा जो था, उसके लिए शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, जो कि कैसे एज ब्रिलियंट एज द मून थी। मैं नूर जहाँ परदशाह बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, उसको आप एक बहुत अच्छी लेडी ऑफ द एज कह सकते हो। हाँ, उसका प्रभाव जहांगीर के कोर्ट में बहुत देखने को मिलता था। उसके सम्मान में उसने कॉइन चलाए थे, सील मोहर भी चलाई थी। द नोबल ऑफ अकबर कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर के जो दरबारी होते थे वो बहुत बड़ी सेना को कमांड करते थे और बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का अमाउंट था वो भी एक्सेस करते थे। द एम्पायर फंक्शनड एफिशिएंटली वाइल दे वर लॉयल, कि जब तक वो वफादार होते पूरा राज्य अच्छे तरीके से काम करता। बट बाय द एंड ऑफ 17th century मैनी नोबल्स बिल्ट देयर इंडिपेंडेंट न्यू वर्क्स और नेटवर्क्स, कि जब 17th सेंचुरी ख़त्म होते होते बहुत सारे जो दरबारी थे, बहुत सारे जो व्यक्ति थे, नोबल्स थे, उसके विश्वास पात्र थे, उन्होंने अपना अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट वीकन देयर लॉयल्टीनेस टूवर्ड द एम्पायर, और उनकी जो सेल्फिशनेस थी, उनका जो निजी स्वार्थ था, उसकी वजह से उनकी वफादारी कमज़ोर हो गई थी एम्पायर के प्रति। During the 1570s, while Akbar was at Fatehpur Sikri, he started discussion on religion with the ulama. 1570s में जब अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या किया था, उसने एक डिस्कशन, धर्म के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था उलमा के साथ में, ब्राह्मण्स के साथ में, और फिर जेसुइट प्रीस्ट पुजारी हु वर रोमन कैथोलिक एंड जोरेंस्टन, जो जोरेंस्टन रोमन कैथोलिक पुजारी थे, उन सभी के साथ में उसने डिस्कशन किया था। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और ये जो डिस्कशन हुआ था, ये जो चर्चा हुई थी, वो इबादत खाना में हुई थी। ही शोड इंटरेस्ट इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग लोगों के जो सोशल कस्टम थे, उनके जो धर्म के जो कस्टम थे, उनमें इंटरेस्ट दिखाता था। अकबर आफ्टर द इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स रियलाइज दैट religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots, कि उसको ये रियलाइज हुआ अलग अलग जो धर्म वाले जो लोग थे उनके साथ डिस्कशन करने पर, कि जो धार्मिक जो गुरु होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं, बिगोट्स, जो कि बिगोट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी, और उनकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी जो शिक्षाएं होती है वो आपसी सामंजस्य में डिवीजन कर देती है। इवेंचुअली दिस लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, और इसकी वजह से अकबर को एक आइडिया आया इसके कारण कि वो उसने क्या कर दिया, आइडिया ऑफ सुलह कुल। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिम, और उसका ये जो आइडिया था उसके अकॉर्डिंग किसी भी धर्म के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना था। रेदर इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम, rather it focused on a system of ethics like honesty, justice, peace that was universally applicable. इसकी बजाय वो एक ऐसे सिस्टम पर फोकस करता था जो जिसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, न्याय हो, शांति हो, है ना, और जो कि यूनिवर्सली सभी तरीके से एप्लीकेबल होता है। इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल, अबुल फजल हेल्प अकबर, कि ये जो अकबर का सुलह कुल का जो आइडिया था, इसमें अबुल फजल ने उसकी हेल्प करी थी। जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल फॉलोड दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, और जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया था। सुलह कुल, अकबर सन जहांगीर डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वे। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसने सुलह कुल को इस तरीके से बताया था, एज इन द wide expanse of the divine compassion there is room for all classes and the follower of all, ये सभी जातियों के लिए, सभी श्रेणियों के लिए जगह है। So in his imperial dominions which on all sides were limited only by the sea, there was no room for the professor of अपोजिट रिलीजन्स एंड फॉर बिलीफ्स, कि जो विरोध में रहे ऐसे रिलीजन और बिलीफ के लिए जगह नहीं है। गुड एंड बैड एंड द
रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज, और इनटॉलरेंस का जो रोड है वो बंद हो गया है. सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क्यू, सुन्नी और शिया एक ही मॉस्क्यू में मिलेंगे. एंड क्रिश्चियन एंड ज्यूज इन वन चर्च, और क्रिश्चियन और ज्यूज भी एक ही चर्च में प्रे करेंगे. ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, उसने यूनिवर्सल पीस की जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो किया था. अच्छा, अकबर जो था उसने बहुत सारे जो संस्कृत वर्क थे जो पर्शियन में थे उनका ट्रांसलेशन किया था. मकताब खाना या फिर ट्रांसलेशन ब्यूरो जो था वो फतेहपुर सीकरी में उसने सीट के लिए बनवाया था. महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, ऐसे कुछ नोटेबल संस्कृत वर्क थे जो उसने ट्रांसलेट किए थे उस टाइम. फिर रजमना पर्शियन ट्रांसलेशन था महाभारत का, जिसमें कि महाभारत के इवेंट का डिटेल्ड में इलस्ट्रेशन था, बताया गया था. द मुगल एम्पायर इन द 7th century एंड आफ्टर, 7th century में मुगल एम्पायर जो था और उसके बाद में किस टाइप से था वो बताना है. द मुगल एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. मुगल एम्पायर का जो प्रशासन था उसकी जो सैनिक जो एफिशिएंसी थी उसकी वजह से बहुत अच्छी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हो गई थी उस टाइम. इट वाज डिस्क्राइब्ड एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ बाय द इंटरनेशनल ट्रेवलर, और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो आते थे वो उसको फेबल्ड लैंड यानी बहुत अच्छी भूमि बताते थे. बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो disgraced by the state of poverty that exists along with such greatest opulence. लेकिन यही विजिटर्स कुछ डिस्ग्रेस भी हो जाते थे, जैसे जो पॉवर्टी वाली जो स्टेट थी, गरीब स्टेट थी, उनको देखकर. द इनइक्वालिटीज वर डीप, और असमानता बहुत गहरी थी. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign tell us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. कि शाहजहाँ का जो क्षेत्र था उस टाइम, उसका जो टाइम था उस टाइम में हमें ये बताते हैं कि जो मनसबदारों की जो हाईएस्ट रैंकिंग थी वो सिर्फ 445 थी, लगभग 8,000 मनसबदारों में से. This small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of empire as salaries for their troopers and for themselves. और ये जो सिर्फ पूरे सबका 5.6% था मनसबदारों का, ये 61.5% टोटल रेवेन्यू जितना भी होता था उसका कलेक्ट करते थे, और उनकी सैलरी भी सबसे अच्छी होती थी. A large part of income was spent on salaries and goods by the Mughal emperors and their mansabdars. कि इनकम का एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता था वो सिर्फ सैलरी और सामान पर ही खर्च कर दिया जाता था राजाओं द्वारा और मनसबदारों द्वारा. The artisan and peasantry who supplied them with goods and produce were benefited by this expenditure. और आर्टिशियन और किसान वगैरह जो होते थे जो ये सारा सामान और प्रोड्यूस सप्लाई करते थे वो इससे बेनिफिट होते थे. बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिशन. लेकिन रेवेन्यू का जो स्केल था, रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्केल था वो ऐसा था कि उसकी वजह से जो भी कुछ ही इन्वेस्टमेंट उनके पास छूट जाता था, वरना सारा रेवेन्यू में चला जाता था. The poorest amongst them lived from hand to mouth and they could barely invest in additional resources to increase productivity like tools and supplies. जो गरीब, उनमें सबसे जो गरीब होता था जो कि सिर्फ हाथ से मुंह तक ही उसका जा पाता था, ना वो उसको खाने के लिए भी नहीं मिल पाता था, तो वो बहुत जो एडिशनल रिसोर्सेज है उनमें इन्वेस्ट बहुत मुश्किल से ही कर पाता था कि वो प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को बढ़ा सके, जैसे टूल्स है, सप्लाईज है. क्यों? क्योंकि उसके पास इतना बचता ही नहीं था. In this economic world, the wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers were profited highest. और ये जो इस टाइम था मुगल एम्पायर का, इस टाइम में जो अच्छे जो किसान थे और जो अच्छे आर्टिसनल ग्रुप वाले थे, जैसे मर्चेंट है, बैंकर है, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था. In the late 17th century, the enormous wealth and resources commanded by the Mughal rankers made them an extremely powerful group of people. कि जो 17th century के बाद वाला जो टाइम था
मिड के बाद में जो ज़्यादातर जो वेल्थ थी, जो रिसोर्सेज थे, वो मुगल रैंकर्स जो थे वही कमांड करते थे, और इसी की वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन गए थे। द सर्वेंट्स ऑफ द मुगल एम्परर emerged as powerful centers of power in the regions as their authority slowly declined. जो नौकर होते थे मुगल एम्परर के, वो क्या करते थे, द सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर एमर्ज्ड, कि मुगल एम्परर के सर्वेंट आ गए थे, पावरफुल सेंटर बन गया था ये रीजन, और जो उनकी जो अथॉरिटी थी मुगलों की, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिक्लीन हो रही थी, यानी कि खत्म हो रही थी। दे constitute new dynasties and held command of provinces like हैदराबाद एंड अवध। और फिर धीरे धीरे जो सर्वेंट थे उन्होंने, जब वो पावरफुल बन गए, तब उन्होंने क्या किया कि नई नई डायनेस्टीज बना ली और कमांड को अपने हाथों में ले लिया प्रांतों को, जैसे कि हैदराबाद है, अवध है। ऑल्दो इन दिल्ली में भी को भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। दे स्टिल रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पायर्स एज देयर मास्टर, वो फिर भी मुगल एम्पायर को अपना मास्टर के रूप में जानते थे। द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड consolidated their independent political identities by the 18th century। और ये जो प्रांत थे, इनको अपनी खुद की आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो 18th सेंचुरी में मिली। इन चैप्टर 10 वी विल रीड मोर अबाउट देम, और चैप्टर 10 में हम उसके बारे में और अच्छे से रीड करेंगे। ये जो नो मोर वाला है किंग्स और क्वींस का, आप इसको खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने जैसा। इसको आप रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपकी टिक द करेक्ट वाले और एमसीक्यूज वाले ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान वर द वेल नोन, कि गेंगिस खान के जो डिसेंडर्स थे, बाद वाले जो थे, वो किस नाम से जाने जाते थे, तोमर, मुगल या चौहान, सब किस नाम से जाने जाते थे, मुगल्स के नाम से। सेकंड है द मुगल्स वर प्रूव्ड ऑफ देयर, मुगल ने क्या प्रूव किया था अपनी, वो अपने आप को टिमराइट एंसेस्ट्री के मानते थे, इसलिए उन्होंने टिमराइट एंसेस्ट्री को प्रूव किया। द फर्स्ट मुगल एम्परर हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, कि जिसने फरगना का ताज जीता था, पहला मुगल एम्परर वो कौन था, वो था बाबर। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे मुगल्स डिड नॉट रिगार्ड द रूल ऑफ, मुगल ने कौन सा रूल नहीं अपनाया था, तो मुगल ने प्रीमोजेनिचर वाला रूल नहीं अपनाया था, कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, वो रूल उन्होंने नहीं अपनाया था, तो इसका ए राइट है। नंबर 5 वाले पे जो क्वेश्चन है, द पीपल हु ज्वाइन द मुगल सर्विस, वो लोग जो मुगल सर्विस ज्वाइन कर लेते थे वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे आपके बी मनसबदार। ठीक है, अब आ जाओ आप फिल इन द ब्लैंक्स पर। फीचर्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन वर गिवन इन द बुक, अकबर की जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी जो विशेषता है वो किस बुक में बताई गई, वो अकबरनामा में बताई गई है। ठीक है, अकबरनामा का जो लास्ट वॉल्यूम है आईने अकबरी, उसमें बताई गई है। अकबर डिस्कस रिलीजन विथ उलमा, अकबर ने धर्म की चर्चा उलमा के साथ में कहाँ करी थी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नंबर 3 है बाबर डिफीटेड, बाबर ने पानीपत में किसको हराया था, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। नंबर 4 है राजपूत द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर था राजपूत, उन्होंने मुगल सर्विस एक्सेप्ट की थी। नंबर 5 है मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट, मनसबदार को जो सैलरी रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में मिलती थी उसको जागीर कहा जाता था। ठीक है, अब आ जाओ आप मैच द कॉलम में। तो मैच द कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नंबर 1, ये नंबर 1, तो इसके आगे यहाँ में से जो सही है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे सूबास क्या होते थे उस टाइम में, प्रोविंसेस, तो फर्स्ट का क्या हो गया बी। दीवान कौन होता था, फाइनेंशियल मिनिस्टर, तो सेकंड का हो गया ए। बख्शी कौन होता था, मिलिट्री पे मास्टर, तो थर्ड का हो गया ई। सदर कौन होता था, रिलीजियस मिनिस्टर, तो फोर्थ का हो गया सी। फिर फौजदार कौन होता था, मिलिट्री कमांडर, तो 5 का हो गया एफ। ठीक है, और कोटवाल कौन होता था, टाउन पुलिस कमांडर, तो 6 का हो गया डी। ठीक है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, फोर्थ का सी, 5 का एफ एंड 6 का डी। अब आ जाओ आप ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स में आप देखोगे तो देखो, द टैक्स ऑन पीजेंट्री प्रोड्यूस वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल रूलर, मुगल रूलर के लिए इनकम का जो मेन सोर्स था वो क्या था, कि किसानों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो, तो बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, तो इट इज राइट। सेकेंड है अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, हाँ इट इज राइट, ट्रू। थर्ड नंबर है मुगल्स फॉलोड द कस्टम ऑफ प्रीमोजेनिचर, मुगलों ने बड़े बेटे का को ही राज्य मिलेगा ये वाला प्रीमोजेनिचर वाला रूल अपनाया था, तो नो इट्स रॉन्ग।
ठीक है। नंबर 4 है द डिस्कशन ऑन रिलीजन लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल, कि जो धर्म के ऊपर अकबर ने चर्चा की थी उससे उसको सुलह कुल का आइडिया मिला, यानी यूनिवर्सल पीस का। इट इज राइट। देन नंबर 5 है आपका मुगल्स फॉलोड द कस्टम ऑफ कोपेरेशनरी इनहेरिटेंस, कि सभी में बराबर बांट दिया जाए, ये वाली इनहेरिटेंस का उसने कस्टम अपनाया था मुगल्स ने। तो इट इज राइट। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।